तो हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का सेकंड लॉ कमीशन, जो कि बना था हम लोग के उसके फर्स्ट लॉ कमीशन के बाद उसका क्या व्यक्तिगत पीओवी रहा कि यानी कि जो भारत में जो द्वितीय विधि आयोग जैसे सेकंड लॉ कमीशन का हमें योगदान बताना, उसका पीओवी बताना है हिंदू और मुस्लिम लॉ के व्यक्तिगत विधियों की संहिता कारण में। ठीक है, उसके प्रति इस आयोग के क्या दृष्टिकोण था, इसकी विवेचना करनी है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, कि यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं कि भारत में द्वितीय विधि आयोग का योगदान और व्यक्तिगत विधियों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था। कि ब्रिटिश भारत में द्वितीय विधि आयोग यानी सेकंड लॉ कमीशन की स्थापना 1853 यानी 1853 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, द्वितीय लॉ कमीशन यानी कि सेकंड लॉ कमीशन की विधि आयोग की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन रोमिल। कौन थे? सर जॉन रोमिल थे। और पहले के कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले, फर्स्ट लॉ कमीशन के। फिर सेकंड लॉ 1853 पे हुई थी। यह आयोग क्या हुआ? यह आयोग भारत में कानूनी सुधारों की गति को बनाए रखने और पहले विधि आयोग यानी कि लॉर्ड मैकाले 1834 द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण मसौदों यानी ड्राफ्ट्स को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। द्वितीय विधि का आयोग का गठन का उद्देश्य क्या रहा? कि प्रथम विधि आयोग यानी कि जो लॉर्ड मैकाले का 1834 वाला था, 1853 में मैटर जो ड्राफ्टिंग है उसको कंप्लीट कर दो, अंतिम रूप दे दो। ठीक है, प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा 1837 में तैयार किया था, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से इसे लागू करने में भारी विलंब हो रहा था। द्वितीय विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य यह इस विलंब को दूर करना और भारत में कानून के निम्नलिखित क्षेत्रों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया को पूरा करना था। आपराधिक कानून देखें, क्रिमिनल लॉ देखें तो आईपीसी को अंतिम रूप देना, प्रक्रियात्मक कानून देखें, प्रोसीजर लॉ देखें तो सिविल और आपराधिक दोनों प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करना, सारभूत नागरिक कानून देखें यानी सब्सटेंटिव जो सिविल लॉ होता है उसमें सामान्य सिद्धांतों का विकास करना था। ठीक है, फिर आयोग के प्रमुख योगदान देखें यानी संहिताकरण का युग देखें तो द्वितीय विधि आयोग का सबसे बड़ा योगदान है सुनिश्चित करना था कि प्रथम आयोग द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कानूनी संहिताओं को अधिनियमित यानी एनेक्टेड किया जाए। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पीनल कोड आईपीसी देखें तो उसमें यह कह रहा है कि इसका योगदान, आयोग ने आईपीसी के मसौदे यानी ड्राफ्ट के गहन समीक्षा की, उसने आवश्यक संशोधन किए और इसे अंतिम रूप दिया। परिणाम यह निकला कि आईपीसी 1860 में पारित किया गया और 1862 में लागू भी हो गया। महत्व देखें तो आईपीसी ने पूरे ब्रिटिश भारत में आपराधिक कानून की एकरूपता स्थापित कर दी, जिससे दंड और अपराध के सिद्धांत सभी नागरिकों पर क्या हुए? समान रूप से लागू हुए, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। यह भारत में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की स्थापना की दिशा में एक मौलिक कदम था, मूल कदम था। फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बारी आई। इसका योगदान ये रहा, आपराधिक मामलों में अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए आयोग ने सीआरपीसी के मसौदे पर ड्राफ्ट पे भी काम किया। परिणाम यह निकला कि सीआरपीसी 1861 में अधिनियमित किया गया, उसको अधिनियमित कर दिया गया। और महत्व इसका यह निकला कि इसने आपराधिक न्याय प्रशासन में प्रक्रियात्मक एकरूपता लाई और इसने सुनिश्चित किया, क्या किया कि गिरफ्तारी, जांच, मुकदमा और अपील की प्रक्रियाएं पूरे देश में समान हो, जिससे न्याय की मनमानी पर अंकुश लगा 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 हो लगे। ठीक है, और सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि 1859 यानी सिविल कोड यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो था सीपीसी, उसका योगदान है का सिविल यानी कि दीवानी मामलों के लिए प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया गया। परिणाम यह निकला कि सीपीसी 1859 में अधिनियमित किया गया और महत्व यह निकला कि इसने सिविल वादों यानी कि साक्ष्य, सुनवाई और निर्णयों के निष्पादन एग्जीक्यूशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और सुसंगत बनाया, जिससे दीवानी न्याय प्रशासन की गति में सुधार हुआ। उच्च न्यायालयों का एकीकरण देखें, हाई कोर्ट्स एक्ट देखें 1861 का, वो ये कहता है, इसमें योगदान ये निकला कि आयोग की जो सिफारिशों ने इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट होता है 1861 के आधार को आधार प्रदान किया। और परिणाम यह निकला कि इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट्स की स्थापना की, जिसने कंपनी की सदर अदालतों को शाही सुप्रीम कोर्ट्सों के बीच के द्वैध शासन यानी ड्यूलिज्म को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसका महत्व यह देखेंगे कि यह भारत में एक एकीकृत न्यायिक संरचना स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च अपीलीय और पुनरीक्षण निकाय बन गए, प्रीवी काउंसिल के अधीन देखेंगे। संक्षेप में द्वितीय विधि आयोग ने भारत में विधि संहिताओं के कार्यान्वयनकर्ता यानी इम्प्लीमेंटर के रूप में कार्य किया, जिससे कानून का लिखित और सुव्यवस्थित शासन संभव हो सका। फिर देखते हैं हिंदू तथा मुस्लिम की व्यक्तिगत विधियों के संहिताकरण के प्रति दृष्टिकोण। की द्वितीय विधि आयोग ने व्यक्तिगत विधियों यानी पर्सनल लॉज के संहिताकरण के संबंध में एक संरक्षित यानी कंजर्वेटिव और हस्तक्षेप रहित यानी नॉन
इंटरवेंशनिस्ट जो होता है दृष्टिकोण को अपनाया और यह दृष्टिकोण क्या हुआ राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी कारणों से क्या हुआ प्रेरित था। इसका दृष्टिकोण देखिए कौन-कौन सा था, पहले अलग रखना और संरक्षण करना, एक्सक्लूजन करो, प्रिजर्वेशन करो। आयोग ने यह स्पष्ट रूप से अनुशंसा की कि हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत विधियों को संहिताकरण के व्यापक दायरे से बाहर रखना जाना चाहिए। धार्मिक संवेदनशीलता देखें, रिलीजियस सेंसिटिविटी देखें, तो आयोग का विचार यह है कि आयोग ने महसूस किया कि हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून सीधे धार्मिक ग्रंथों यानी स्क्रिप्चर्स और रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। विवाह, तलाक, विरासत और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में हस्तक्षेप करना भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर असंतोष और विद्रोह को जन्म दे सकता है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव देखें तो आयोग को सिफारिशों पर 1857 के विद्रोह यानी म्यूटिनिटी के बाद क्या हुआ विचार किया गया। विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एक एहसास करा दिया था कि धार्मिक और सामाजिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए धार्मिक तटस्थता की नीति क्या करी गई, अपनाई गई। कानूनी जटिलता और विविधता देखें यानी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी देखें, इसमें आयोग का विचार ये रहेगा कि आयोग ने पाया कि हिंदू कानून विभिन्न स्कूलों जैसे मिताक्षरा और दयाभाग और स्थानीय रीति रिवाजों के कारण अत्यधिक विविध और जटिल था। इसी तरह मुस्लिम कानून में भी शिया और सुन्नी संप्रदायों के लिए विविध कारण विविधता थी। एक चुनौती इसके लिए निकल के आई कि इस आयोग ने सेकेंडरी जो आयोग था उसने महसूस किया कि इस विशाल विविधता और जटिलता को एक ही संहिता यानी कोड में समाहित करना व्यवहारिक रूप से असंभव होगा। लेक्स लोसाई के सिद्धांत का अनुपालन किया। आधार यह था कि आयोग ने इस सिद्धांत का पालन किया कि नागरिक मामलों में व्यक्तिगत विधि यानी पर्सनल लॉज हमेशा लागू होने चाहिए। परिणाम यह था कि आयोग ने सिफारिश की कि यदि कोई सामान्य संहिताबद्ध कानून जैसे अनुबंध कानून बनता है तो भी वह व्यक्तिगत कानूनों को अतिक्रमित या ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है। फिर आलोचनात्मक परीक्षण इसका देख लो क्या हुआ, संरक्षणवाद की सीमाएं हो गई। आयोग का यह दृष्टिकोण था कि हालांकि राजनीतिक रूप से समझदारी भरा था, कानूनी सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जाती है। कानूनी की द्वैधता का स्थायित्व यानी कि लीगल ड्यूलिटी ला रहे थे, प्रेपिचुएशन जो था उसका परपेचुएशन था। ठीक है, फिर परपेचुएशन था जो फिर इसका देखते हैं कि आलोचना इसकी है कि व्यक्तिगत कानूनों को बाहर रखने से भारत में कानून की द्वैधता स्थायी हो गई। एक और स्थायी के लिए समान सार्वजनिक कानून यानी पब्लिक लॉ आईपीसी सीआरपीसी था और दूसरी ओर क्या था धर्म पर आधारित निजी कानून यानी प्राइवेट लॉ था। विरासत में देखें तो ये आया कि यह द्वैधता आज भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बहस का मूल कारण है। आयोग का निर्णय कानूनी एकीकरण के लक्ष्य को अधूरा छोड़ गया। सामाजिक सुधार में अवरोध देखें यानी आलोचना यह रही कि व्यक्तिगत कानून अक्सर उस समय की पितृसत्तात्मक पाट्रियार्कियल जो होता है जिसे हम लोग पाट्रियार्कल जो होता है एक तरीके से बोले और पिछड़ी सामाजिक प्रथाओं को संहिताबद्ध करते थे। उदाहरण के लिए बोले तो विधवाओं के अधिकार, दत्तक ग्रहण या महिलाओं की संपत्ति अधिकार हिंदू और मुस्लिम कानूनों की अक्सर सीमित थे। तो साथ में देखें कि 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, हिंदू विडोज मैरिज एक्ट था, जो कुछ जैसे अपवादों को छोड़कर कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए कानूनों में हस्तक्षेप से परहेज किया। आयोग का दृष्टिकोण इस सामाजिक सुधार की गति को धीमा करने वाला था। न्यायिक मनमानी देखें या जुडिशियल आर्बिट्रेरीनेस देखें तो आलोचना यह रही कि चूंकि व्यक्तिगत विधियां संहिताबद्ध नहीं थी, वे अभी भी पंडितों और मुफ्ती यानी कि हिंदू और मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स की व्याख्याओं और अपीलीय अदालतों में ब्रिटिश न्यायाधीशों के साम्य और सद्विवेक यानी इक्विटी और गुड कंसाइंस पर बहुत अधिक निर्भर थी। समस्या यह रही कि जैसा कि हमने पहले देखा कि सद्विवेक का अर्थ अक्सर अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों को लागू करना था, जिससे व्यक्तिगत कानूनों की शुद्धता विकृत की गई और न्यायिक मनमानी के लिए जगह बनी रही। विरासत और प्रभाव देखते हैं कि द्वितीय विधि आयोग के दृष्टिकोण ने भविष्य की कानूनी नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। एक देश एक कानून की सीमाएं, वन नेशन वन लॉ। आयोग ने दिखाया कि ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सीमाएं थी, वे केवल वही कानून बनाएंगे जहां सीधे राजस्व का प्रशासन का हिस्सा शामिल होगा। फिर देखते हैं कि आधुनिक सुधारों का आधार यह रहा कि 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने अंततः हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करने का साहस किया, जैसे हिंदू कोड बिल लाए। यह कार्य तब किया गया जब कानूनी संहिताबद्ध के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति आई, जिससे ब्रिटिश काल में टाला गया था। निष्कर्ष यह निकला कि द्वितीय विधि आयोग का योगदान भारत में आपराधिक और प्रक्रियात्मक कानून है
कानून के संहिताकरण को सफलतापूर्वक अंतिम रूप देने में असाधारण था। इसने भारत को दुनिया की सबसे व्यवस्थित कानूनी प्रणालियों में से एक बनाया। हालांकि हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत विधियों को संहिताकरण के दायरे से बाहर रखने का उसका जो निर्णय था, वो राजनीतिक विवेक का परिणाम था, जो ब्रिटिश शासन की धार्मिक तटस्थता की नीति को दर्शाता है। साथ ही साथ देखें तो इस निर्णय ने क्या करा, न्यायिक एकीकरण को सीमित कर दिया, लेकिन साथ ही भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की प्रति सम्मान का भी एक मानक स्थापित किया। और यहाँ पर लोग पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। कोई कोई इंग्लिश के वर्ड जो फंसने लगते हैं वो एक्चुअली में जो होता है, अचानक से आप देखो पढ़ाते पढ़ाते लाइन तो एकदम से वो वर्ड होता है वो क्लिक होता है, फिर उसका एक प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं निकल पाता है, कभी तीन चार रिपीट करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड लगा के एक बार वीडियो को देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।